तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम होगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम लोगों का जो चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज अ टाइप ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। तो हम लोगों का जब भी रिकंस्टिट्यूशन किया जाएगा तो ऐसे बहुत सारे इफेक्ट होते हैं जो हमें समझने हैं इस चैप्टर में कि कौन से इफेक्ट होते हैं जो आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन हम लोग को डील करना पड़ता है। तो उसको स्टार्ट करने के पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म। रिकंस्टिट्यूशन इज अ टाइप ऑफ डिसॉल्यूशन। रिकंस्टिट्यूशन का को अगर हम लोग समझेंगे तो इज अ टाइप ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो जब भी हम लोग के पार्टनरशिप फॉर्म में डिसोल्यूशन का वर्ड आता है तो डिसोल्यूशन हमारे लिए दो टाइप के होते हैं। डिसोल्यूशन एक होता है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड सेकंड वन इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब होता है कि एंड ऑफ द कंपनी, एंड ऑफ द फर्म। बट यहाँ पर किसी भी तरीके से हमारे फर्म का एंड नहीं हो रहा है, हम लोग का यहाँ पर सिर्फ एंड हो रहा है तो सिर्फ पार्टनरशिप डीड का। ठीक है, तो पार्टनरशिप जब रिकंस्टिट्यूशन में आएगी तब उसे बोला जाता है कि द पार्टनरशिप जो कंपनी की जो सॉरी फर्म की जो पार्टनरशिप डीड होती है उनमें क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। तो जब भी डिसोल्यूशन होगा, डिसोल्यूशन दो टाइप के होते हैं, वन इज अ टाइप ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप एंड सेकंड वन इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। और हम लोग जो है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब होगा क्या, तो चेंज इन पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो अब इससे हम लोग यहाँ समझते हैं कि व्हाट इज द रिकंस्टिट्यूशन। तो रिकंस्टिट्यूशन में सबसे पहला मेन पॉइंट आता है कि दैट इज द चेंज इन पार्टनरशिप डीड। तो सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा कि हमारा जो पार्टनरशिप डीड है वो क्या होगा, चेंज होगा। सेकंड पॉइंट टू कंसिडर इज दैट, पहला की पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगी कि कब कब हमें रिकंस्टिट्यूशन को डील करना होगा। तो सिचुएशंस कौन सी होंगी, तो पहला सिचुएशन होगा यही कॉमन जो इस चैप्टर से बिलोंग करता है, वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो हम लोग का जो शेयर है अगर हम लोग उसको चेंज करना चाहते हैं, हम लोग अपने शेयरिंग रेशियो को चेंज करना चाहते हैं, इसका मतलब ये कि हमारा पार्टनरशिप डीड में अभी तक का कोई और रेशियो है, हम लोग अब चाहते हैं कि अपने शेयरिंग रेशियो को चेंज करें और कन्वर्ट करें, चेंज करें। तो ऐसे इस कन्वर्जन के पहले हमें क्या करना होगा, तो पार्टनरशिप डीड को चेंज करना होगा। तो पार्टनरशिप डीड अब चेंज हो रही है, इसी चेंज को हम लोग को बोला जाता है रिकंस्टिट्यूशन। यही हमारा क्या कैलकुलेट किया जाएगा, तो रिकंस्टिट्यूशन। सेकंड पॉइंट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। पहले हमारे पार्टनरशिप डीड के अंदर दो पार्टनर्स का डिस्कशन हुआ करता था, अब हम लोग पार्टनर्स एडमिशन के बाद तीन पार्टनर्स का डिस्कशन किया करेंगे। तो अब क्योंकि हमें पार्टनरशिप डीड चेंज करना है कि दिस डीड चेंज इन आल्सो टर्म्ड एज रिकंस्टिट्यूशन। अगेन रिटायरमेंट या फिर डेथ के केस में हमारे पास पहले टोटल तीन पार्टनर्स थे, ए बी और सी, तीन पार्टनर्स थे। अब रिटायरमेंट के बाद हमारे पास सिर्फ दो पार्टनर्स बच जाएंगे, या डेथ के पास दो पार्टनर्स बच जाएंगे, दैट इज ए और बी। तो फिर वही पॉइंट आ रहा है कि पहले हम लोग तीन पार्टनर्स का डिस्कशन किया करते थे पार्टनरशिप डीड के अंदर, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली टू पार्टनर्स इन अवर न्यू पार्टनरशिप डीड। तो हमें पार्टनरशिप डीड को चेंज करना होगा, देन अगेन दिस चेंज इज टर्म्ड एज रिकंस्टिट्यूशन। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं जिनके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, दिस रिकंस्टिट्यूशन कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन। तो हमारा रिकंस्टिट्यूशन का इफेक्ट क्या होता है, तो एक ही कि हम लोगों का जो पार्टनरशिप डीड है उसको जो चेंज किया जाएगा, तो दैट इज रिन्यूअल ऑफ पार्टनरशिप डीड। और इस पार्टनरशिप डीड के चेंज होने के कारण हमें बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग बहुत सारे एडजस्टमेंट देखेंगे कि एडजस्टमेंट क्या होता है। जैसे बेसिकली वैल्यूएशन करना, अपने एसेट का रीवैल्यूएशन करना। तो जो एसेट्स के रीवैल्यूएशन किए जाएंगे उनको बोला जाएगा रिन्यूअल ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, चलो आगे। एडजस्टमेंट ऑफ व्हाट, सॉरी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ना, एडजस्टमेंट क्या रिक्वायर्ड, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू न्यू पार्टनरशिप, ड्यू टू रिन्यूअल ऑफ पार्टनरशिप डीड, ड्यू टू रिन्यूअल ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो रिकंस्टिट्यूशन से इफेक्ट हुआ कि हमारा पार्टनरशिप डीड चेंज हो रहा है, और पार्टनरशिप डीड चेंज होने के कारण बहुत सारे इफेक्ट होंगे, एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। वो एडजस्टमेंट में सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या होगा, वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ assets and liabilities।
ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। थर्ड पॉइंट क्या, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो हमने कैलकुलेट किया है। अच्छा, जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया, ये कौन सा गुडविल होगा, ओल्ड गुडविल होगा कि न्यू गुडविल होगा? ये न्यू गुडविल है ना? नहीं, ओल्ड गुडविल कहाँ लिखा था मैं, डिस्ट्रीब्यूशन के केस में। ये क्या है, वैल्यू करना पड़ रहा है, वैल्यूएट करना पड़ रहा है। अगर हमारे पास ओल्ड गुडविल था ही तो उसे वैल्यूएट करना पड़ेगा क्या? नहीं, ये क्या है, हम लोग वैल्यू करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एज पर चैप्टर नंबर 2 या 3 जो पढ़े थे हम लोगों ने। उस चैप्टर के बेस पे गुडविल कैलकुलेट करना जो था वो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है ना, कैलकुलेट करेंगे न्यू गुडविल करेंगे ना, जिसका नहीं हुआ करेंगे। नेक्स्ट है क्या, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। जो हमने गुडविल कैलकुलेट किया उस गुडविल का भी क्या करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। तो अभी तक तो नहीं लिखे थे लेकिन यहाँ लिख लेते हैं ट्रीटमेंट क्या होने वाला है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल क्यों एग्जिस्ट में आता है, जब रिकंस्टिट्यूशन हुआ तब गुडविल क्यों एग्जिस्ट में आया, बीच में क्यों गुडविल क्यों आ रहा है? तो मैं बताया था कि हम लोग जब भी, आपको याद रखो कि शेयर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कोई पार्टनर को गेन होने वाला है, किस चीज का, तो शेयर का। ठीक है, कोई पार्टनर, क्या बोला समझाने के बाद, कोई पार्टनर अपना शेयर किसी को दे रहा है, दैट इज ही सैक्रिफाइसिंग हिज शेयर, और सम पार्टनर इज गेनिंग फ्रॉम अदर शेयर, है ना। तो किसी को गेन हो रहा है और किसी को क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस किया जा रहा है। तो ये शेयर का जो सेक्रीफाइसिंग लेन देन हो रहा है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को क्या देगा, गुडविल देगा। तो गुडविल, न्यू गुडविल एक ही रीजन से एग्जिस्ट में आएगा, वो एकदम दिमाग में बैठा लो, किस रीजन से, कोई इंसान शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है तो ऐसे ही सेक्रीफाइस कर देगा क्या? नहीं। मैं बोलता हूँ अभी तक देखो 1:1:1 के हिसाब से मुझे इक्वल मिलता था, अब मुझे इक्वल नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा डबल चाहिए क्योंकि मैं ज्यादा काम करता हूँ। तो तुम ऐसे सेटिस्फाइड हो जाओगे क्या? भले ही तुमको पता है कि मैं ज्यादा काम करता हूँ फिर भी मुझे मिलेगा एक्स्ट्रा, लेकिन फिर भी जो शेयर सेक्रीफाइस किया जा रहा है तो शेयर को सेक्रीफाइस करने के लिए मुझे कुछ तो पे करना होगा, ठीक है। तो उस रीजन के लिए क्या होता है, गुडविल होता है। उसको पे करने के लिए क्या होता है, गुडविल होता है। हमें हमारे शेयर को सेटिस्फाई करने के लिए क्या पे करना होगा, गुडविल पे करना होगा। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किस लिए आ रहा था, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग के लिए आ रहा था। इसलिए जब भी न्यू गुडविल बटेगा तो कौन सा रेशियो बटेगा, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो बटेगा, ठीक है। तो गुडविल जब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा shall be on the basis of what, gaining और sacrificing ratio। उसके लिए ना ओल्ड रेशियो है ना न्यू रेशियो है, इसके लिए हमेशा कौन सा रेशियो है, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग। तो इसलिए हमें पार्टनर्स के नाम भी यहाँ क्या देना है, ए पार्टनर बी पार्टनर नहीं, क्या नाम होगा उनका, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो न्यू गुडविल जब भी आएगा ना, तुम्हें नींद में भी कुछ पूछे तुम्हारे दिमाग में ये एंट्री आ जानी चाहिए, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मान लो कि ये गेनिंग पार्टनर है, मैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हूँ, मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ अपना शेयर इसको दे रहा हूँ, ये गेनिंग पार्टनर है। तो गेनिंग पार्टनर कौन, आकाश, आकाश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अजीत कैपिटल अकाउंट, क्लियर है, हमेशा यही एंट्री होगी। तो नाम तो हर क्वेश्चन में अलग अलग होंगे, इसलिए हम लोग शॉर्ट में अमाउंट एंट्री याद कर लेते हैं, क्या, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कौन सा गुडविल की बात हो रही है, न्यू गुडविल। फिर तो बता रहा हूँ बार बार, ये दोनों गुडविल में बहुत ज्यादा बाइफरकेशन याद रखना है उनको। गुडविल न्यू का अलग ट्रीटमेंट होता है, ओल्ड गुडविल का अलग ट्रीटमेंट होता है। ओल्ड गुडविल बढ़ता है ओल्ड रेशियो में, न्यू गुडविल बढ़ता है गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्लियर है। देखो तो इसकी एंट्री क्या होगी हमारे गेनिंग और सॉरी गुडविल की, एंट्री है हमारी गेनिंग पार्टनर्स, हाँ गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ समझ में आ रहा है, जो गेनिंग पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर इज पेइंग गुडविल टू होम, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। गेनिंग पार्टनर पे कर रहा है, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये हमारी एंट्री भी ऐसी बात होगी, क्लियर है। तो पॉइंट नंबर 3, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में बस यही है, हमें क्या करना है,
गेनिंग पार्टनर से गुडविल लेना है और किसको दे देना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देना है। चेंज इन शेयरिंग रेशियो के बेस पे इतना ही। अपन आज जो लिख रहे हैं वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस पे ज्यादा फोकस करेंगे। जब एडमिशन आएगा ना तो उसमें एक और एंट्री बढ़ेगी, पहले वो गुडविल लाएगा एंड देन बांटा जाएगा। अभी इसमें कोई गुडविल लाने की बात हो रही है क्या, कोई न्यू पार्टनर एंटर कर रहे हैं क्या, कोई पुराना पार्टनर बाहर जा रहा है क्या, नहीं, यहाँ पर जस्ट पॉसिबिलिटीज क्या हो रही है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नो वन इज एंटरिंग एंड नो वन इज एग्जिटिंग, कोई एंटर नहीं कर रहा एंड कोई एग्जिट नहीं कर रहा। ऐसे कंडीशन में एक ही एंट्री में काम हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट ये हर चैप्टर के लिए कॉमन एंट्री यही है। न्यू गुडविल जब भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ऊपर आ जाए या गेनिंग पार्टनर नीचे चला जाए, हमेशा और हमेशा एंट्री क्या होगी, यही होगी। तो इसलिए इस चीज को एकदम अच्छे से याद कर लो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा हमेशा। ये हमारा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बाद क्या देखे थे, पॉइंट नंबर 4 या फिर एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन, पहले अपन लायबिलिटीज के साइड को लिख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देखिए रिजर्व्स, लॉस और क्या, फंड। एक फंड ऐसा होता है जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो कौन सा, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर्स फंड, हाँ इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, तो EPF बोलते हैं, ठीक है। तो सारे फंड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन एक है फंड ऐसा जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो EPF, क्योंकि EPF किसके लिए होता है, तो एम्प्लॉयज के लिए होता है। इसके पैसे से काटा जाता है, एम्प्लॉयज के पैसे से काटा जाता है, तो ऑब्वियसली होगा भी किसका, एम्प्लॉयज का होगा। तो पार्टनर्स आर नॉट अलाउड टू डिस्ट्रीब्यूट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, प्रॉफिट रिजर्व, प्रॉफिट और फंड, लॉस एसेट का पार्ट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट, सॉरी, रिजर्व, प्रॉफिट और फंड, ये सब क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, बट इन विच रेशियो, इन ओल्ड रेशियो। और अगर कल वाले आंसर जो तुमने लिखे हो, है ना, वेरी शॉर्ट आंसर, उसमें ये क्वेश्चन था कि ओल्ड रेशियो कौन से रेशियो में बांटा जाता है, कौन से रेशियो में बांटा जाता है, ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। तो ओल्ड में क्यों बांटा जाता है, ओल्ड रेशियो में क्यों बांटा जाता है, बताइए जरा। ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है ठीक है, तो जैसे आप कैसे संभव है, ठीक है, आपको ठीक है, आपको न्यू रेशियो में अगर मिलेगा तो इन लोगों को तकलीफ होगी ना, इन लोगों को तकलीफ होगा ना कि इसको ज्यादा मिल रहा है, मेरे को कम मिल रहा है, इसलिए ओल्ड रेशियो। अब ऐसा भी हो सकता है कि इनका रेशियो बढ़ गया, आपको दुखी होगा, नहीं ऐसा नहीं है, सिंपल, हाँ वो भी एक रीजन है, वो भी एक रीजन है, बट मेन रीजन यहाँ पर क्या है कि बैलेंस शीट कब का है, पुराना, रिजर्व किसमें, पुराने बैलेंस शीट में, तब रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो था, तो रेशियो जिस समय का था उस समय के बेसिस बढ़ सकती है ना, तो ओल्ड, तो इन शॉर्ट क्या, बैलेंस शीट में से कोई भी एडजस्टमेंट अगर होगा तो वो कौन से रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में होगा। बैलेंस शीट ओल्ड, हाँ ओल्ड, पुरानी बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट का ये सारी चीज कहाँ से उठा रहे हैं, बैलेंस शीट के रिजर्व, प्रॉफिट, फंड्स। अब ऐसे भी आएंगे तो कौन से कहाँ से आएंगे, ओल्ड बैलेंस शीट से आएंगे, तो रेशियो भी कौन सा होना चाहिए, ओल्ड रेशियो में होना चाहिए। अच्छा, एक थोड़ी जो लिखे थे तब उनका एक और क्वेश्चन था कि रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है तो क्यों होता है, ठीक है, बांटेंगे तो और भी बांटेंगे, वो तो अलग क्वेश्चन था, लेकिन बांटेंगे क्यों, मेन क्वेश्चन तो ये है, क्योंकि न्यू पार्टनर आ जाएगा, हाँ वो क्लेम कर लेगा, नया पार्टनर आएगा तो वो क्लेम ना कर ले हमारे रिजर्व को, अभी तक अगर रहेगा तो ऑब्वियसली क्लेम करेगा, मेरा भी है, हमारा भी हिस्सा है उसके अंदर, क्लेम तो करेगा ही करेगा, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म का मोटो यही होता है, फॉर्म के पास जो भी है वो पार्टनर का है ना, फॉर्म का कुछ भी नहीं है, वो किसका होता है, पार्टनर्स का होता है। तो पार्टनर्स चाहे पुराने हो नए हो, सब कुछ रहेगा, इसलिए नए पार्टनर के आने के पहले क्या कर लेंगे हम लोग, बात, क्लियर है। तो और ऐसे ही सेम पॉइंट नंबर 5 होगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन किसका किसका होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, लॉस,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, फिक्टिशियस असेट्स और क्या, ओल्ड गुडविल। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसी स्टेप में लिखते हैं अपन, पहला क्या था, वैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज थे। एसेट और लायबिलिटीज के वैल्यूएशन को हम लोग किस अकाउंट से कंप्लीट करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। नाम से समझ में आ रहा है कौन से अकाउंट से कवर किया जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इसके पास हमारे पास 5 मेथड्स थे। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन के 2 थे, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये 5 मेथड्स के बेस पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, वैल्यूएट करना पड़ेगा। तो वैल्यूएशन वाला टॉपिक क्या है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल विल बी बेस्ड ऑन 5 मेथड। क्लियर है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नीचे लिखी दी है यहाँ पर, जर्नल एंट्री के बेस पे सॉल्व होगा। ये इसके बगल में लिख लो, जर्नल एंट्रीज। ओके, और जनरल क्या होगी, जर्नल एंट्री क्या होगी, लिख चुके हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आता है फिर भी, लेकिन बार बार बोलोगे तो पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व फंड और प्रॉफिट, लायबिलिटी साइड से तीनों चीज डिस्ट्रीब्यूट होंगी। अच्छा, इनको अपन एक साथ भी लिख सकते थे कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व, प्रॉफिट, फंड, गुडविल, लॉस और फिक्टिशियस एसेट, सभी तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, सभी के सभी ओन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, लेकिन हमने एक साथ क्यों नहीं लिखा। पहले 4th पॉइंट वाले 3 जो है वो लायबिलिटीज है, और 5th पॉइंट वाले जो है वो सब क्या है, एसेट्स है। तो दोनों का ट्रीटमेंट अपोजिट होता है, टिपिकली पूरा अपोजिट होगा। जब लायबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट होगी तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब खत्म हो जा रहा है, कम हो रहा है। तो जब लायबिलिटी कम होती है तो कहाँ जाती है, डेबिट में आ जाती है। तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एसेट का, अब एसेट उनका उल्टा होगा, एसेट जब इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, अब डिक्रीज होते हैं तो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो डेबिट में कौन आएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब लायबिलिटीज की एंट्री पास होगी, सिर्फ रिजर्व की बात करते हैं, अगर एक सिंगल देखते हैं, अगर रिजर्व अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन की क्या एंट्री होगी, रिजर्व क्रेडिट से डेबिट आ गया, रिजर्व कैपिटल, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एबीसी कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। अगर हम लोगों ने लॉस को बांटा, ये एसेट अभी तक डेबिट में था, अब कहाँ जाएगा, हमारी एंट्री क्या होगी, लॉस स्टेट में आ गया तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट में आएगा। हमारी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लॉस। ठीक है, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या हो रहा था, हम लोग को जर्नल एंट्री पास करनी है, और जब जब हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में होंगे, हम लोग को बस एक ही चीज करना है, इस जर्नल एंट्री को पास करना है, वो क्या, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फोर्थ स्टेप क्या होगा हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन, रिजर्व का, प्रॉफिट का एंड फंड का, ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये एडजस्टमेंट, चौथा एडजस्टमेंट है, और इसको लिख लेंगे अभी थोड़ी देर बाद स्टेप बाय स्टेप। और पांचवा, लॉस और फिक्टिशियस एसेट और गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब एक के बाद एक लिखते हैं। पहला है हमारा वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हेडिंग डालो। ये इतनी सारी बॉटल है तो लोग यूज कर सकते हो, लग रहा है एक ही बॉटल मत लो, चाहिए पानी, हाँ हो तो बहुत पानी है। चलो, तो पहला हेडिंग डालो यहाँ पर, अब मतलब नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हो, रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा बॉक्स, नहीं वो भूल जा मैंने लिया। रीवैल्यूएशन अकाउंट में रीवैल्यूएशन क्यों किया जाता है, अब वो नहीं दिखा रहा हूँ, रीवैल्यूएशन क्यों किया जाता है दिखा देता हूँ मैं, हेडिंग है रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों किया जाता है, वैसे वो लिख नहीं रहे तो बता देता हूँ। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों किया जाता है बताओ, बताइए क्या बता दो। रीवैल्यूएशन अकाउंट सिर्फ इसलिए किया जाता है
कि हम लोगों के पास अभी तक का बैलेंस शीट जो है उसमें हो सकता है कि कुछ मिसलीडिंग हो सकता है वो लोग के एसेट की वैल्यू अब चेंज हो गई हो, अंडर वैल्यूड हो गया हो या ओवर वैल्यूड हो गया हो। हम लोग को लिखना चाहिए था 10,000 लेकिन हमने लिख दिया 12,000। कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए हम लोगों ने चेंजेस कर दिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे हमारा एसेट की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो हम लोग आज के डेट में करंट सिचुएशन में हमारा एसेट की वैल्यू कितनी है वो पता होना चाहिए। व्हेन वी आर इन अ पोजीशन ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, जब हम लोग रिकंस्टिट्यूट कर रहे हैं अपनी बैलेंस शीट को, अपने फर्म को, तो हम लोग के पास एसेट और लायबिलिटीज भी क्या होना चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए, नए होने चाहिए। इसलिए हमें रिवैल्यूएशन करना जरूरी होता है। तो रिवैल्यूएशन किसका हो रहा है, एसेट का हो रहा है, लायबिलिटीज का हो रहा है। ठीक है, विदाउट। तो रिवैल्यूएशन जब भी होगा, अब एसेट की वैल्यू बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। एसेट की वैल्यू बढ़ भी सकती है और कम भी सकती है, लायबिलिटीज की वैल्यू भी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। कोई डाउट है इसमें? फिर यहाँ पर दो पॉइंट ऑफ व्यू आएंगे, एक जर्नल एंट्री के बेसिस पे और एक लेजर के बेसिस पे। ठीक है, और ये सबको पता है कि जर्नल एंट्री और लेजर क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जर्नल एंट्री में अगर डेबिट हुआ तो लेजर में क्या होगा, लेजर। जर्नल एंट्री में अगर क्रेडिट हुआ तो लेजर में क्या होगा, डेबिट होगा। कंफ्यूज नहीं होना जो हम लोग लिखेंगे, क्योंकि वो दोनों दोनों पॉइंट ऑफ व्यू लिखेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में कभी जर्नल एंट्री भी पूछ सकता है, कभी लेजर भी पूछ सकता है। मोस्टली लेजर पूछेगा, लेकिन पता नहीं 3-4 साल से लोगों ने अपना पूरा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया है और लोग थ्योरी बहुत ज़्यादा फोकस, जर्नल एंट्री पे बहुत फोकस करते जा रहे हैं। तो 4-5 साल से जो क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं उसमें जर्नल एंट्री हर चीज़ में जर्नल एंट्री पूछा जा रहा है। तो हम लोग को भी जर्नल एंट्री पे उतना ही फोकस करना है जितना लेजर पे करते आए हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है उसको हम लोग दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एक जर्नल एंट्री और एक लेजर। क्लियर है? अब सिंपल सी बात है, अभी तक जो हम लोग देखते हैं कि एसेट की वैल्यू अगर बढ़ती है तो वो कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा। जर्नल एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू बताओ, एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वो डेबिट आएगा। इसका मतलब लेजर में कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। एसेट की वैल्यू अब डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा, जर्नल एंट्री में क्रेडिट में आएगा। इसका मतलब लेजर में कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। क्लियर है? अब आते हैं लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लायबिलिटी की वैल्यू अब इंक्रीज हो रही है तो वो कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। लेजर में कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। लायबिलिटीज की वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है इसका मतलब वो कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। और जब इंक्रीज हो रहा होगा तो वो कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। क्लियर है क्या? तो पहले हम लोग लिख रहे हैं जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे लेजर में। क्लियर है? तो पहले बनाते हैं जर्नल एंट्री। अच्छा, देखो एसेट्स की कितने भी टाइप, हर एसेट का ट्रीटमेंट एक जैसा ही होगा कि नहीं होगा, चाहे वो इंक्रीज हो रहा है डेबिट होगा, चाहे किसी भी टाइप का एसेट हो। लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो क्रेडिट होगी, चाहे वो किसी भी टाइप की हो। तो हम लोग एक एक इंडिविजुअल एसेट का नाम लिख के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन बस एसेट की बात करेंगे तो वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? तो पहला पहला क्या, एसेट अगर इंक्रीज होता है तो जर्नल एंट्री में कहाँ आएगा, डेबिट। एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू व्हाट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, लेकिन एसेट, अच्छा इसके सामने लिखते हैं रीजन क्या था, एसेट अकाउंट डेबिट क्यों हुआ। हाँ, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। सेकंड, एसेट अब डिक्रीज होके क्रेडिट भी हो सकता है, तो एंट्री क्या होगी हमारी, रीवैल्यूएशन ऑफ डेबिट हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू एसेट्स। एसेट्स अभी क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। क्लियर है? अब इसके अलावा लायबिलिटीज के साथ भी कुछ ट्रीटमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो लायबिलिटीज के साथ क्या हो रहा होगा, लायबिलिटीज अब मान लो इंक्रीज हो रही है तो कहाँ आएंगे, क्रेडिट में आएंगे। तो रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज
और एक और हो सकता है क्या, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो जर्नल एंट्री जैसे हमको पता था कि अगर हमारी लायबिलिटीज क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो हमारी जनरल लायबिलिटीज क्या होती है, क्रेडिट। इसलिए जब लायबिलिटी ग्रेट है इसका मतलब क्या, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। और अगर लायबिलिटी डेबिट हो रही है इसका मतलब कम हो रहा है, तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। क्लियर है। अब रिवैल्यूएशन का जो टोटल है वो डेबिट में भी आ सकता है, मतलब बैलेंसिंग फिगर डेबिट में भी आ सकता है और क्रेडिट में भी आ सकता है। तो डिफरेंस इन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड shall be termed as what, profit or loss to the partnership from partners of the firm, है ना। अगर एसेट की वैल्यू ज़्यादा थी या लायबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा थी या कहीं भी डेबिट में या क्रेडिट में कुछ अप डाउन हो रहा है, तो जो डिफरेंस आएगा उसे हम लोग क्या डिक्लेयर करेंगे, प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, और हर प्रॉफिट को और हर लॉस को किसे दिया जाता है, पार्टनर्स को दिया जाता है। इसका मतलब हर प्रॉफिट और हर लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इन विच रेशियो, बिकॉज this all adjustments are related to the balance sheet. So any type of adjustment which are related to the balance sheet shall be distributed on the basis of which ratio, old ratio. Clear है क्या। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के भी रेशियो को के भी प्रॉफिट को या लॉस को कौन से रेशियो में बांटा जाता है, ओल्ड रेशियो में। और उसका एक ही रीजन कि वो किससे बिलोंग करते हैं, बैलेंस शीट से। हर एक आइटम किससे बिलोंग करते हैं, बैलेंस शीट। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस आने वाला है वो रेशियो कौन से कैपिटल कहाँ बांटेंगे हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटेंगे। तो हो सकता है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में बैलेंस बच रहा हो या हो सकता है कि क्रेडिट में बैलेंस बच रहा हो, लेकिन अल्टीमेट आंसर क्या होगा कि दोनों केस में किस में बांटना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में बांटना होगा। तो दोनों के आंसर लिख ही देते हैं यहाँ पर। अब क्या होगा, रेशियो बांटते हैं। अगर मान लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस बच रहा है, तो पार्टनर्स या एज कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख लेंगे। और एक मैं लिख लेता हूँ, फिर एक साथ बताता हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट या और टू सीज कैपिटल अकाउंट। फटाफट लिख लो, फिर मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हो गया इन केस ऑफ लॉस, और ये हो गया इन केस ऑफ प्रॉफिट। नहीं है क्या, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट याद है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो ये होता है कि सारे के सारे, अच्छा क्या क्या आता था याद है, पहला आता था नेट प्रॉफिट। सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर की बिफोर, बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। सेकंड पॉइंट क्या पुट करते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पुट करते हैं। और फिर थर्ड पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पुट करते हैं। फोर्थ सैलरी, फिर कमीशन। यहाँ पर मुझे बताओ पार्टनर का इनकम कौन सा बचा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और प्रॉफिट जो बच गया वो। इसके बाद इसके बाद जो प्रॉफिट बचा वो प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये यहाँ पर डेबिट है तो उसके बाद कौन सा अकाउंट में ट्रांसफर होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किस साइड ट्रांसफर होता है, क्रेडिट में। डाउट है, मतलब क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में अगर ट्रांसफर होता है तो वो इनकम होता है कि एक्सपेंसेस होता है, इनकम होता है। सैलरी हमने दिया पार्टनर को दिया, वो भी कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में था, तो वो डेबिट छोड़ के कहाँ गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में गया। मतलब पार्टनर को मिल रहा है, दैट इज द इनकम फॉर द पार्टनर।
कमीशन हो गया, प्रॉफिट हो गया, ये सब डेबिट जोड़ के कहा जा रहा है कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट में जा रहा है। मतलब क्या प्रॉफिट वाली चीजें, इनकम वाली चीजें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ आती है, क्रेडिट में आती है। क्लियर है। और वही इसका उल्टा एक्सपेंसेस वाली चीजें, लॉस वाली चीजें कहाँ जाती है, डेबिट में जाती है। तो वही जनरल एंट्री में यहाँ देखो, यहाँ दिख रहा है ऐसे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए बी सी का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है। मतलब लॉस क्या होता है, डेबिट हो रहा है। और हम लोग अभी भी थोड़ी देर पहले कि लॉस एसेट का पार्ट होता है, यूजुअली वो कहाँ होता है, डेबिट में होता है। तो ये लॉस अगर डेबिट में दिख रहा है मतलब वो क्या है, लॉस। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जनरल एंट्री में अगर डेबिट में दिखेगा तो वो क्या है, लॉस है। जनरल एंट्री में अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट पे दिखेगा मतलब वो प्रॉफिट है, मतलब या तो प्रॉफिट है या तो इनकम। क्लियर है क्या, आई बात समझो। लेकिन जब लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्लियर है। अब इससे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दिए, जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू। देखो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू याद रखोगे, अच्छी बात है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार रिवाइज करोगे तो ये सारी चीज़ें पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बार याद रखियो, ये चीज़ अगर अच्छे से क्लियर हो गई तो तुम लोग को आगे किसी भी क्वेश्चन में कभी भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है। प्रॉफिट मैं तो ठीक से बोल रहा हूँ, मैं उसके बेस पे बताता हूँ तो तुमको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आता है आपको, नहीं नहीं आता है, नहीं आता है। ठीक है। बस यहाँ ध्यान दो कि हम लोग जो इसको याद करेंगे ना वो सीक्वेंस में याद करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले क्या पुट करते हैं, बाय, ये 1 2 3 नहीं डालते, बस सीक्वेंस के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या आएगा, बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए, बिफोर होना चाहिए, बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स रेम्यूनरेशन होना चाहिए कंपल्सरीली। सेकंड पॉइंट पुट करेंगे हमें, बाय इंटरेस्ट ऑन आयोडीन, ठीक है। तो पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी, ये हमारा आयोडीन नंबर, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट, डेबिट में आयुषी का IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये भी अलग अलग इंडिविजुअल, ए बी और सी सबका। क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पुट करेंगे हम क्या, टू सैलरी। अब ये भी भाई जिसको जिसको मिल रहा होगा, ए को बी को सी को जैसे मिल रहा होगा। पॉइंट नंबर 5 टू कमीशन, ये भी भाई जिसको जिसको मिल रहा होगा उनके नाम से आता रहेगा, ए बी सी को। उसके बाद जो बच गया 6 पॉइंट दैट इज प्रॉफिट, और ये जो बच गया ये हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, किसके किसके, ए के बी के सी के। अब यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ ए बी सी के डेबिट में भी कुछ दिख रहा है और क्रेडिट में भी कुछ दिख रहा है। अच्छा, इसके भी पहले सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग को प्रॉफिट चैप्टर नंबर 1 में, पार्टनरशिप के चैप्टर 1 में देखे थे, क्या क्या देखे थे कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से होते हैं, बता दीजिए फटाफट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से होते हैं, फटाफट बताओ, फिर आप आगे बढ़ते हैं। ये सब काम का है, हर चीज थोड़ा इंटरलिंक होगा एक दूसरे से। सबसे पहला क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारे पार्टनरशिप फर्म में सबसे पहला अकाउंट तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होगा, मेन वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नहीं अपन को लिख के जाना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बेसिकली कभी कभी आएगा तो आएगा, अपना जो भी आएगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थर्ड क्या होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एंड द लास्ट विल बी बैलेंस शीट। ये हमारे पास 4 ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं जो हमें प्रॉपर्ली हर बार प्रिपेयर करने होंगे। मेनली मैं इसको इसलिए बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद कौन सा अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसी सीक्वेंस में ही बनते हैं, ठीक है, ऐसे बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो कहाँ ट्रांसफर होता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एप्रोप्रिएशन का अगर जो बैलेंस बचता है वो कहाँ ट्रांसफर होता है, कैपिटल अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जो है वो कहाँ जाता है, बैलेंस शीट। क्लियर है। ये 4 अकाउंट है, चारों का प्रॉफिट ऐसे से शिफ्ट होता है। क्लियर है। तो यहाँ देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होता है, इसके अगले अकाउंट में, यानी कैपिटल अकाउंट में। इसीलिए तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अकाउंट का जो बैलेंस बचता है उसको हम लोगों ने क्या नाम लिखा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग बना रहे हैं वो कौन सा अकाउंट है, इसके बाद जो हम लोग बना रहे हैं वो कौन सा अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा अगला। एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद कौन सा अकाउंट होगा, पार्टनर्स कैपिटल, ए बी सी। हाँ हाँ, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, ठीक है। ए बी सी याद है,
हाँ वो तो है, वो तो अपन एक छोटा सा पार्ट होता है। ये देखो एबीसी में क्या होगा कि यहाँ पर जितने भी दिख रहे हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, डेबिट में दिख रहा है एबीसी, थर्ड पॉइंट में एबीसी, फोर्थ पॉइंट में एबीसी, फिफ्थ पॉइंट में एबीसी, ये सारे एबीसी डेबिट होकर कहाँ चले जाएंगे, क्रेडिट में एबीसी के रिस्पेक्टिव अकाउंट में साइड में चले जाएंगे। क्लियर है? क्रेडिट साइड में भी दिख रहा है आईओबी एबीसी, उसको भी क्रेडिट उड़ा के कहाँ डालना है, डेबिट में डालना है। ठीक है, तो ये चीज है, अच्छी चीज है, लेकिन एक चीज याद रखना कि जब भी हम लोग अकाउंट स्टार्ट करेंगे, कोई भी लेजर अकाउंट स्टार्ट करते हैं, चाहे वो तुम इस साल के हिसाब से पढ़ो या लास्ट ईयर के पॉइंट से पढ़ो, कोई भी लेजर अकाउंट जब स्टार्ट होगा उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन कहाँ से उठाया जाता है, बैलेंस शीट से उठाया जाता है। ठीक है, कोई भी लेजर स्टार्ट होता है तो बैलेंस ड्रॉप डाउन से, खत्म होता है तो बैलेंस कैरी डाउन से। जब तक वो फॉर्म न्यू नहीं है, मतलब आज पहली बार अगर हमारी फॉर्म बनी है तो क्या पिछले साल का कोई बैलेंस शीट होगा, नहीं होगा, तो उस कंडीशन पे बस बैलेंस ड्रॉप डाउन नहीं आएगा, अदरवाइज इन ऑल कंडीशंस हमारे पास बैलेंस ड्रॉप डाउन होगा हर एक लेजर के लिए। ओके, हर लेजर के लिए क्या होता है, बैलेंस ड्रॉप डाउन होता है। ये भी बैलेंस ड्रॉप डाउन से शुरू होगा, लेकिन वो कहाँ से आएगा, बैलेंस ड्रॉप डाउन बैलेंस शीट से आएगा। तो इसीलिए जब भी ये अकाउंट स्टार्ट होगा ना, पहला काम होगा कि बैलेंस शीट चेक करो। पहला काम क्या होगा, बैलेंस शीट चेक करो। सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट चेक करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और वो कहाँ से आ रहा है, बैलेंस शीट से आ रहा है। तो उसका नाम भी क्या रखते हैं हम लोग, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो जो बैलेंस है वो बैलेंस शीट से आ रहा है, इसलिए बैलेंस ब्रॉट डाउन किए और वो उनके रिस्पेक्टिव ए का बैलेंस, बी का बैलेंस, सी का बैलेंस कैपिटल अकाउंट में लिख दें। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितनी भी चीजें दिख रही है, तो रिवैल्यूएशन नहीं, कौन सा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितनी भी चीजें दिख रही है डेबिट वाली उठा के कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। हाँ, कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट वाले एबीसी जितने भी दिख रहे हैं उठा के कहाँ लिखेंगे, डेबिट। क्लियर है क्या? ठीक, तो खैर कॉमन था, इसी के लिए था हम लोग का क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मैं इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा होगा ए को मिल रहा है, बी को मिल रही है सैलरी, ये फर्म का सॉरी पार्टनर का इनकम है कि नहीं, ये पार्टनर की इनकम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ जाने वाले हैं, क्रेडिट साइड में जाने वाले हैं। मतलब जब जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा तो क्यों किया जाएगा, पार्टनर के इनकम के कारण। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पर भी दिख रही है कि पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट किया जा रहा है अगर, तो वो किस लिए हो रहा है, या तो इनकम या तो प्रॉफिट। वही अगर पार्टनर का जो अकाउंट है वो डेबिट किया जा रहा है, जिसका मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली लॉस। यहाँ पे समझ में आया क्या, ये था हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए जनरल एंट्री। अभी क्या पढ़ेंगे, लेजर। उल्टा होगा, थोड़ा ध्यान देना। ये हमारा अकाउंट, तो भाई हाथ से करना, छूट गया ना वो, हाँ छूट ही गया वो, पता जा रहा था, पता जा रहा था। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब इधर एसेट की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है, ठीक है, बाय एसेट इंक्रीज इन वैल्यू, अगर एसेट की वैल्यू क्या हुई, इंक्रीज हुई, तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड। अगर भाई डिक्रीज हुई तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। टू एसेट्स डेबिट में लिख देंगे, और यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज इन वैल्यू। इन्हीं का उल्टा होगा लायबिलिटीज के लिए, लायबिलिटीज जब इंक्रीज होगी तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। तो इंक्रीज जब डिक्रीज हुई तो इंक्रीज के कारण इनटू लायबिलिटीज, ये सही है, बाय लायबिलिटीज। और ये क्यों, क्योंकि ये डिक्रीज हो,
क्लियर है? यस अब जो सर। बैलेंस बच गया वो हमारे लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ए बी सी को बांट देंगे। ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट, दिख रहा है कि ऊपर ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट इतना ही है, जितने भी एसेट है अगर उनका रिवैल्यूएशन हो रहा है तो देखा जाएगा इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। मतलब पहले था 10,000, हो गया कितना 12,000, कितने से बढ़ रहा है 2,000 से बढ़ रहा है। तो 2,000 हम कहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड। वही अगर 12 से 10 हो गया तो 2,000 से कम हो रहा है तो कहाँ लिखेंगे डेबिट में लिखेंगे। ऐसे ही लायबिलिटीज का भी किया जाएगा। फिर टोटल करेंगे, जहाँ कम होगा वो बैलेंस लिख देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। कौन सा रेशियो बांटेंगे इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, चलो लिखो उसको फटाफट। अब जब जर्नल एंट्री हमने देखा था, जर्नल एंट्री में क्या हुआ था, एसेट की वैल्यू जब इंक्रीज होगी ना, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, हम लोगों ने एसेट को क्या किया डेबिट किया था। लेकिन जब हम लेजर में जा रहे हैं, एसेट जब इंक्रीज हो रहा है तो वो कहाँ आ रहा है क्रेडिट। तो ये रीजन क्या है, ये रीजन क्या है जर्नल और लेजर में। जर्नल जिस चीज को डेबिट करता है, लेजर उस चीज को क्या करता है क्रेडिट करता है। जर्नल जिस चीज को क्रेडिट करेगा, लेजर उस चीज को क्या करेगा डेबिट करेगा। क्लियर है? तो इंडिविजुअली या तो तुम दोनों फॉर्मेट को अलग अलग याद करो, जब एंट्री अलग याद करो और लेजर के अलग याद करो, या फिर इजीली कॉन्सेप्ट समझ जाओ। जर्नल एंट्री का पॉइंट ऑफ व्यू तो पिक्चर क्लियर है कि एसेट इंक्रीज हो जाए तो डेबिट करो, और क्रेडिट में क्या लिखेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, और एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करेंगे, डेबिट में क्या आएगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? तो ये अभी अपना पहला पार्ट खत्म हुआ, अभी सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट का, है ना। ये पहला भी काम खत्म हुआ है। एडजस्टमेंट जितने भी पढ़ रहे हैं हम लोग, उस एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट क्या था रिवैल्यूएशन का, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। एडजस्टमेंट 2 जो है ये तो बहुत बड़ा है, 5 मेथड्स इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर। कौन से एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी 5 मेथड तो लिख ही सकते बैठ के, अभी बहुत लंबा हो जाएगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल लिखना है कि लिख चुके हो तो दोबारा नहीं लिखें। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल लिख चुके हैं, एंट्री क्या होगी बस इतना ही है इस चैप्टर का पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बस इतना ही है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस हमें समझना है कि 5 पार्टनर्स अगर थे तो 5 में से कितने को गेन हो रहा है और कितने को सैक्रिफाइस हो रहा है। सारे गेम का अलग अलग रंग। हाँ, अच्छा ऐसा पॉसिबल है कि सबको गेन होगा या सबको लॉस होगा? अच्छा पॉसिबल ही नहीं है, किसी को गेन होगा किसी को सैक्रिफाइस होगा, ये मस्त है। इसलिए ऐसी एंट्री का रहना जरूरी है। गेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिट होंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमेशा क्रेडिट होंगे। चलो सपोज 5 पार्टनर है ए बी सी डी, ए बी सी डी और ये 5 पार्टनर्स हैं। इनमें से ए और बी को गेन हो रहा है, सी डी ई को सैक्रिफाइस हो रहा है। एंट्री क्या पास करोगे कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू डीज कैपिटल अकाउंट। ऐसा जो नहीं होगा तो जो गेन नहीं होगा तो अच्छा हाँ ऐसे चलो मानते हैं ए बी सी और डी और ई ये 5 पार्टनर्स हैं। 5 में से ए और बी को क्या हो रहा है गेन, सी को कुछ भी नहीं हो रहा, डी और ई को सैक्रिफाइस। एंट्री क्या होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू डीज कैपिटल अकाउंट, टू डीज कैपिटल सी उठा जाएंगे। एंट्री नहीं होगी। तो उसे नो प्रॉफिट नो लॉस नो गेन नो सैक्रिफाइस, उसकी एंट्री आएगी क्या? क्लियर है क्या? नोट पे लिखेंगे ना एंट्री नंबर तो ऐसे ना। हाँ देखो एक चीज अच्छी है, जितना नोट दे सकते हो उतना नोट दोगे तो बहुत अच्छा, जितना ज्यादा नोट दे सकते हो उतना ज्यादा नोट देके सॉल्व करना। हाँ एग्जाम में ऐसा करते करके एक ही मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 लाइन लिख दिया उसमें 6वां लाइन नोट डाल रहे, 15 मार्क्स मिस मिलेंगे तुमको नोट के कारण। चलो ठीक है। 4th पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व प्रॉफिट और लॉसेस। इन सबका तो नहीं, इन सब में से एक एक को उठा के सॉल्व करते हैं, जैसे रिजल्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 4 है अपना ट्रीटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, क्या क्या नहीं नहीं
अजीब लग रहा है, दिख रहा है क्यों? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व, अब रिजर्व बढ़ रहे हैं, देखो इसके रिजर्व को बांटेंगे, अब बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। इस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व में हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। हमारे पास एक ऐसा रिजर्व है जो किसके लिए बनाया गया, वर्कमैन के कॉम्पेंसेशन के लिए। अब क्या हो रहा है, थोड़ा अब ध्यान दो, बाद में लिख रहा हूँ, पेन छोड़ दो सब लोग नीचे और यहाँ पर ध्यान दो क्या बोल रहा हूँ। हमारे पास वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व बनाया गया। हम लोगों ने सोचा कि हमारा काम कुछ ऐसा है कि हम लोगों को फॉर्म में से कभी भी किसी भी एक पार्टनर को, पर्सन को, सॉरी एम्प्लॉय को निकालना पड़ सकता है। जब निकालना पड़ेगा तो हम लोगों को उसे कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा। तो किसी भी पर्सन को जॉब में रखें, अब अचानक से फिर रात निकाल देंगे तो उस बेचारे को घर भी चलाना है, तो उसको थोड़ा बहुत तो पैसा देके निकालना पड़ेगा ना कि आप इतना रहो, आपका कुछ जॉब मिलते तक इतना काम आ जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या दिया जाता है, कंपेंसेशन दिया जाता है। तो एक कंपेंसेशन हर पर्सन को दिया जाता है अगर अचानक से छटनी की जाएगी, रिट्रीट किया जाएगा तो। क्लियर है क्या? तो ऐसी कंडीशन के लिए, या फिर हो सकता है हमारे फॉर्म में ऐसा काम हो रहा है जिससे हम लोगों को डैमेजेस हो सकते हैं, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, तो इसलिए आपको क्लेम दिया जा सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, आप गिर सकते हो, कुछ ऐसा काम होगा छत से गिर सकते हो, कुछ भी ऐसा होगा तो आपके लिए कंपेंसेशन रिजर्व बनाया जाता है हमारे फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो अगर हमारे फॉर्म में कंपेंसेशन रिजर्व बनाया जाता है तो ऑब्वियसली वो पहले किसके लिए होगा, उन वर्कमैन के लिए होगा जिनका कंपेंसेशन आ सकता है। लेकिन फाइनली वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, हमारे पैसे आ रहे हैं। हम लोगों ने अपने प्रॉफिट में से एक पार्ट निकाला है, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड में डाला है, रिजर्व में डाला है। तो ऐसे रिजर्व किसके लिए थे, वर्कमैन के लिए थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, इस बीच में हमें शेयरिंग रेशियो चेंज करना पड़ रहा है। शेयरिंग रेशियो चेंज करना पड़ रहा है, तो इस रेशियो के चेंज होने के पहले हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जितना रिजर्व बन के तैयार था, इस पूरे रिजर्व को हम क्या करेंगे, बांट लेंगे ना, बांट लेंगे। कौन से रेशियो बांटेंगे, फोर्थ रेशियो में बांटेंगे। सबसे पहला सिंपल केस यही कि जितना रिजर्व था हम लोग क्या करेंगे, बांट लेंगे। ठीक है, अलग अलग केस के हिसाब से सॉल्व करें। हाँ बोलो, एक बार क्या सकते हैं, आगे किया तो क्या करेंगे, जेब से निकाल दो। देखो वो रिजर्व कहाँ से मिला, हमारे जेब से निकला। अब रिजर्व बटा तो कहाँ गया, हमारे जेब में गया। अब फिर कंपेंसेशन आएगा तो कहाँ से निकालेंगे, लेकिन तो फिर ऐसा है कि मान लो अगला क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा भी हो सकता है कि चलो ठीक है, अगर लग रहा है कि कंपेंसेशन आने वाला तो बांटेंगे। इसका सेंस अभी भी यही है कि पहले था 1:1:1, अब हो जाता है 2:1:1। आज बढ़ गया तो इक्वली मिलेगा, लेकिन कल बटा तो क्या, हम लोग को चेंज करने के बाद डिसाइड किए कि चलो यार अब बांट लेते हैं, तो क्या होगा, इसको ज्यादा मिल जाएगा, हमें प्रॉब्लम होगी नहीं होगी। इसीलिए चेंज के पहले, अब ऐसा होता है नॉर्मली, क्या करो पहले हम लोग बांट लेते हैं, उसके बाद अगले दिन फिर रिजर्व बना लेंगे, कोई पैसे फिर लगा लेंगे, लेकिन अब रेशियो चेंज हो चुका होगा, अपने अपने सेटिस्फैक्शन से हम लोग जमा कर रहे हैं। लेकिन पहले जितना मिलना था वो मिल चुका है, तो नहीं बात। तो केस ए में क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है कितने का, तो 30,000 है। ठीक है, ओल्ड रेशियो है हमारे एबीसी का 1:1:1। एंट्री क्या होगी हमारे, एंट्री क्या होगी हमारी, एंट्री क्या होगी सॉल्व करने की, बताइए। रिजर्व था, लायबिलिटी थी, लायबिलिटी जब बढ़ती है मीन्स कम हो जाती है, लायबिलिटी जब कम होती है तो क्या करना है, डेबिट करना है। लायबिलिटीज जब कम होती है तो क्या होती है, डेबिट हो जाती है। तो जनरल एंट्री में क्या आएगा, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। अब डेबिट कर दिए पूरा 30,000, और ये बांट दिया जाएगा टू ए, टू बी, टू बी नहीं है वो, टू बी, टू सी बोला, ये बी बोला सर, पार्टनर्स करने को नहीं बस क्या है। फिर वो इक्वली बढ़ रहा है तो इसका 10,000 10,000 एक के बाद बे नहीं आता है, एक के बाद बे।
चलो देख, कोई डाउट है क्या? ये पहला था, ये सिंपल केस था। सेकंड देखो, सेकंड देखो, केस बी। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास है 40,000, ठीक है। ओल्ड रेशियो है हमारे पास फिर भाई 1:1:1। लेकिन जब पार्टनरशिप का एग्रीमेंट चेंज हो रहा था, जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा था, देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ अ क्लेम ऑफ ₹10,000, ठीक है। क्लेम एग्जिस्ट है हमारे पास कि हमें जो पे करना है वो कितने का क्लेम पे करना है, 10,000 का क्लेम अभी भी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो क्या पूरा 40,000 बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते। तो 40,000 क्योंकि हम लोग बांट नहीं सकते, हमें कितना बांटना अलाउड है? 30 बांट सकते हैं। 40 में से 10 हटा देंगे तो बचा कितना? 40 में से 10 हटा देंगे कितना बचा? 30। तो 30 क्या करेंगे? बांट लेंगे। बट बेसिकली अभी तक का हमारा WCR कितना था? हमारी एंट्री क्या होगी? WCR डेबिट कितने से हो जाएगा? 40,000। तो जिसमें से हम लोग क्लेम कितना पे कर देंगे? तो क्लेम पे कर देंगे 10,000 का, और बच कितना गया? 30,000। तो 30 को हम लोग बांट देंगे ABC में, 2A, 2B और 2C। ये इनका इक्वल रेशियो है, 30 को इक्वल में बांटे तो कितना आएगा? 10,000, 10,000 और 10,000। क्लियर है? एक और केस देखते हैं, केस एग्जाम्पल देखिए। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हमारे पास है, तो वही 30,000 का ले लेते हैं, लेकिन ओल्ड रेशियो हमारे पास कितना? 1:1:1 और क्लेम आ गया हमारे पास 60,000। बताइए क्या करना पड़ेगा? पार्टनर ने जेब से देगा, तो ये डायरेक्टली देगा, तो ये अचानक बता लायबिलिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? हमारी लायबिलिटी अभी तक तो नहीं थी लेकिन अब बढ़ गई, क्योंकि अगर 30,000 की भी लायबिलिटी की बात करें तो वो लायबिलिटी बढ़ रही है क्या? क्योंकि 30,000 कोई मांग रहा है उतना है हमारे पास, लायबिलिटी बढ़ी है क्या? नहीं। लेकिन एडिशनल 30,000 की लायबिलिटी बढ़ गई है, तो लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं? कहाँ डालते हैं? लायबिलिटी बढ़ती है तो इस चैप्टर के पॉइंट में से बताओ उसे कहाँ डालते हैं? फिर से लायबिलिटी जब बढ़ती है तो इस चैप्टर के पॉइंट में बताओ कहाँ डालेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट की वैल्यू बढ़ती है या लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज होती है तो कहाँ डाला जाता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाला जाता है। तो पहले वी हैव टू ट्रांसफर इट टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट, अब उसके बाद एडजस्ट किया जाए। क्लियर है? तो जो भी चेंजेस होंगे, अगर एडिशनल लायबिलिटी बढ़ रही है तो पहले उसका प्लेस है कहाँ? रिवैल्यूएशन अकाउंट। डायरेक्टली उसको बैलेंस शीट में शिफ्ट नहीं कर सकते, पहले कहाँ डालना पड़ेगा उसे? चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, कहाँ डालना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। देन तो हमारी एंट्री क्या है? वर्कमैन कंपेंसेशन था कितना? कितना जनरल एंट्री हम सिर्फ तब बनाएंगे जब क्वेश्चन में बोला जाए, अदरवाइज हाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट मोस्टली बनाने बोला जाता है, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे ना, अभी शुरू के बहुत सारे क्वेश्चंस में जनरल एंट्री बनाएंगे, ठीक है, ताकि हम लोग को हैबिट हो जाए कैसे बनाते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक, WCR कितना था? 30,000 का था, वो तो खत्म हो गया, ठीक है। तो क्लेम कितना? तो क्लेम कितना? तो क्लेम है कितना? 60,000। अब दिख रहा है कि डेबिट में बैलेंस बच गया, तो वो क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। कितना? 30,000 हो गया। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में पार्टी दे रहे हैं आप लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाने वाला है, जो भी बैलेंस बचता है वो कहाँ जाता है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस याद करो, या तो डेबिट हो सकता है या तो क्रेडिट हो सकता है, जो भी होगा वो प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम लोग डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, हम लोगों ने कहाँ ट्रांसफर किया है? इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है, और जो भी एडजस्टमेंट होगा वो उस अकाउंट के थ्रू हो जाए। अब एक चीज और, अगर तुम लोग इसको डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे विदाउट टेकिंग इट इनटू द रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो भी सही, गलत नहीं, बट मेन फैक्टर क्या, ऐसा करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा सही होगा।
इसके अलावा मतलब ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम लोग भूल गए सॉल्यूशन, एग्जाम में सॉल्व करना भूल गए, दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर दिए, तो भी वो गलत नहीं माना जाएगा, तो भी सही माना जाएगा। क्लियर है? हाँ अभी देखो हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में एडजस्ट किया। ठीक है, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट में एडजस्ट करना क्यों ज्यादा सही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्लियर पता चल जाएगा कि कितना लेके आना है एक साथ। यहाँ से क्या होगा, पहले WCR के लिए अलग से 30,000 ला रहे हो, फिर उसके लिए अलग से 30,000 ला रहे हो, फिर उसके लिए 10,000 ला रहे हो, फिर वहाँ पता चला इसमें तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई, 30,000 आपको 30,000 हम लोग देने वाले हैं। समझा रहे क्या तो नहीं है। देखो WCR था हमारे पास, यहाँ से पिक्चर क्लियर हो रहा है कि WCR में हम लोग को 30,000 लेके आना पड़ेगा। ठीक है, हमने अभी तक, हाँ हम देखो हम 3 पार्टनर, एक पर्सन है जिसको क्लेम आया, जिसका क्लेम आया, वो बोलता है कि मुझे 60,000 चाहिए, लेकिन हम लोग के पास कितना अवेलेबल है, 30,000 अवेलेबल है। हम लोग के पास एक ऑप्शन ये कि हम लोग अभी के अभी तुरंत अपने अपने जेब से 10-10 हज़ार निकालें, उसको 60 कंट्रीब्यूट करने कन्वर्ट करें एंड इसको पे करके सेटल करें। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि अभी बहुत सारे क्लेम बचे हो सकते हैं, बहुत सारे एडजस्टमेंट बचे हो सकते हैं, बहुत सारे एसेट की वैल्यू चेंज होगी, बहुत सारे लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज होगी। हम लोग उसको बोलेंगे कि ठीक है अभी तुम रुक जाओ, हमारा 30 अभी पेंडिंग में रखते हैं, हम लोग को बाकी एडजस्टमेंट करने दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देंगे। हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट से पूरा देखेंगे कि पूरा सेटिस्फाइड करेंगे कि कितना फाइनली बचा हुआ है लाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट से पूरा क्लियर हो जाएगा कि एंड में कितना लेके आना है, एंड में कितना देना है, जो भी है उतना लेके आएंगे एंड देन ऐसा दे देंगे। मतलब ऐसा काम हमें हर सिचुएशन में हर स्टेप पे करना पड़ेगा। ये आया, इसका क्लेम के हिसाब से दे रहे हैं, एसेट की वैल्यू बढ़ गई है उसके लिए निकालना है तो फिर हम ला करके दे रहे हैं, लायबिलिटीज चेंज हो रही है उसके लिए लाना है फिर हम ला के दे रहे हैं। तो हर बार ये काम ना हो इसलिए हम लोग किसका वेट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट का वेट करेंगे। रिवैल्यूएशन का एंड रिजल्ट जो आएगा उस रिजल्ट के बेस पे हम लोग क्या करना है, में जाएगा, ये उसमें जाएगा। हम लोग रनिंग जनरेटरी पास बाद में करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा, पहले जनरेटरी बनती है फिर लेजर बनती है। अकाउंटिंग साइकिल पढ़े थे लास्ट ईयर, अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले क्या होता था, जनरल एंट्री बनती थी, उसके बेस पे लेजर बनती है। हम जनरल एंट्री पता है कि हमें कभी कभी आने वाला है, हम लोग सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अगर सिचुएशन होता होगा तो पहले क्या बनता है, जनरल एंट्री बनता है और उसके थ्रू शिफ्टिंग होगी किसके अंदर, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, दैट इज लेजर के। क्लियर है? ये सब आया क्या है, तो अगर लायबिलिटी बढ़ती दिख रही है, तुम लोगों को, तो लायबिलिटी बढ़ती दिख रही है 30,000 की, उन्हें हमें कहाँ शिफ्ट करना होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में एडजस्ट करना होगा। क्लियर है? अभी भी भाई स्टिल वही पॉइंट है कि हम लोग इसको डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, बस दिक्कत ये है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का एडजस्टमेंट आएगा कि नहीं आएगा, वो तो आएगा ही आएगा, प्लस WCR का अलग से एडजस्टमेंट आएगा। तो दो एडजस्टमेंट हमें ना करने पड़े, इसलिए हम लोग इसको कहाँ शिफ्ट कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही सेटिंग होकर एक जो एडजस्टमेंट होगा बस वही हमें शो करना है। क्लियर है? ये था। अब यही सेम सिचुएशन किसके लिए एप्लीकेबल होगा, एसेट के लिए भी एप्लीकेबल होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिक्टिशियस एसेट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड। डाउट है क्या? एक लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं ना, गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, वो तो पता है, कैलकुलेशन ऑफ या कंप्यूटेशन ऑफ गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो और शेयर। अब इनका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, फॉर्मूला क्या है, हाँ याद रखना ये हर चैप्टर के लिए एक ही सपोर्ट करेंगे। ठीक है, हर चैप्टर पे याद आने वाले न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर आंसर माइनस में आता है तो वो क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर आंसर हमारा प्लस में आता है तो हमारा क्या होगा, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो भी हो सकता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन मतलब क्या प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। और न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो फॉर्मूला करेंगे तो ही, अदरवाइज उल्टा हो जाएगा।
अच्छा, एक लास्ट पॉइंट, ये ऐसी बेसिक है, इससे रिलेटेड नहीं है। अगर ए बी सी, मतलब एक जगह होना चाहिए, अपने सब कुछ इसलिए लिख रहा हूँ। ए बी सी का ये जो दिया है 3:2:4, इसे हम क्या बोलेंगे? ये हमारा क्या है? शेयरिंग रेशियो। तो ए का इंडिविजुअल कितना रहा है? 2/9। बी का कितना रहा है? 2/9। और सी का कितना रहा है? 4/9। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ये हमारा शेयर। यस सर। तो ये था बचा हुआ है कुछ नहीं, ये लिखे ना लेकर के बात कर। ठीक है, तो आज अपना वीडियो यहीं तक रखते हैं। 6 से बरोबर। अब आगे कल से प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे।